फॉरेन पॉलिसी का एक सिंपल प्रिंसिपल है कि हम हमारे नेबर्स चूज नहीं कर सकते हैं. जनरल सिनेरियो में अगर हम देखें तो अगर हमें कोई लोकेलिटी पसंद नहीं आती है तो हम शिफ्ट कर सकते हैं. वी कैन चेंज वेयर वी आर स्टेइंग. बट व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफिक लोकेशन, इंडिया अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से इंडिया अपने आसपास के जो छोटे छोटे कंट्रीज है या इवन बड़ी कंट्रीज है उसके साथ किस तरीके के रिलेशंस रखती है. साउथ एशिया का अगर हम रीजन देखें तो इंडिया होल्ड्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक एज वेल एज अ सिग्निफिकेंट सेंट्रल पोजीशन. सो फॉरेन पॉलिसी स्पेशली नेबरहुड पॉलिसीज को मैनेज करना चैलेंज एज वेल एज अपॉर्चुनिटी दोनों बन जाता है इंडिया के लिए. तो हम आज के सेशन में यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया ने अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं वो बना रहा है और किस तरीके से ये रिलेशन विथ टाइम इवॉल्व हो रहे हैं, इवॉल्व हुआ है एंड इन टाइम्स टू कम और किस तरीके से मॉडिफाई होगा. आज हमारे साथ है अर्पित अदलाका सर, a public policy expert as well as a senior faculty at Zen Study. So thank you Arpit sir for joining this podcast. My pleasure. कैसा लग रहा है and how are you today? बहुत दिन से हमारा ये podcast pending था, so finally we are doing it. How do you feel? Yes, I am excited. This is technically my first experience in a podcast. So let's see how it goes. Of course, it's definitely going to be very, very interesting. Coming to when we are talking about neighborhood first policy, किसी भी country के लिए why are neighbors so important? उनको क्यों neighbors के साथ एक proper, amicable as well as safe space maintain करके रखना जरूरी होता है? देखो, neighbors के साथ सबसे important चीज़ ये है कि अगर stable and peaceful neighborhood होगा तो पूरे रीजन में प्रॉस्पेरिटी होगी. आपके रिसोर्सेज डाइवर्ट नहीं होंगे नेबर्स को मैनेज करने में. अब अमेरिका का अगर मैं एग्जांपल लूं तो अमेरिका के जो 5th प्रेसिडेंट थे जेम्स मॉनरो, उनकी फॉरेन पॉलिसी मॉनरो डॉक्ट्रिन जो थी वो वाज ऑल अबाउट मैनेजिंग नेबरहुड. डोमिनेंस रखना चाहते थे वो नेबरहुड में एंड वो इतनी सक्सेसफुल रही कि आज की डेट में आप अमेरिका का नेबरहुड देखोगे तो लार्जली पीसफुल है. उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी टेंशन्स पूरी दुनिया भर में है, बट नेबरहुड उसका पीसफुल है. हमने भी वो पॉलिसी अडॉप्ट करी, बट यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा थे साउथ एशियन रीजन में, पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान. फिर बाद में चाइना आ गया पिक्चर में, पाकिस्तान चाइना नेक्सस बना, जिसकी वजह से हमारे लिए वो मॉनरो डॉक्ट्रिन इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई. ओके. एंड नेबरहुड पीसफुल ना होने की वजह से एक्सटर्नल थ्रेट्स तो है ही है, इंटरनल थ्रेट्स भी अपने आप में बहुत प्रोलिफरेट करते हैं. ट्रू. तो शायद कहीं ना कहीं लाइक जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था उसके बाद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे नेहरू जी, ही ऑल्सो फोकस्ड अ लॉट on immediate neighbors, if I'm not wrong. Yes. And how, like, if we can link it with the neighborhood first policy, उसका evolution वहीं से start हुआ था. हाँ, मतलब ये देखो, नेबरहुड के ऊपर फोकस तो नेहरू जी के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं सबने ही किया है. Okay. क्योंकि नेबरहुड हैज ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी. पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाज द मंत्रा. But as I said, Pakistan was always hostile right from the very beginning. हमने जब अपने नेबरहुड को आउटरीच शुरू करी तो हमने एक उसको शुगर कोटिंग दी बिग ब्रदर के नाम से. लाइक हेजेमनी एस्टैब्लिश करना था इंडिया को एज अ बिग ब्रदर, इन द रीजन. बट इस बिग ब्रदर नैरेटिव को काउंटर करता था पाकिस्तान. ओके. कि ये बिग ब्रदर के नाम पे आपको डोमिनेट करना चाहते हैं. कई जगह हम राम जैसे बिग ब्रदर बने भी, बट कई जगह हमारा ये बिग ब्रदर एटीट्यूड बैकफायर कर गया. जैसे श्रीलंका में 1987 में जब वहां के सिविल वॉर में हमारे इन्वॉल्वमेंट के बाद कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई. राइट. बट कई जगह जैसे भूटान में, नेपाल में, मॉलडीव्स में जब ऑपरेशन कैक्टस किया हमने, तो वी रियली हेल्प देम लाइक अ बिग ब्रदर. ओके. सो कमिंग टू लाइक बिग ब्रदर एंड हाउ पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एंटी इन दिस मैटर. पाकिस्तान के साथ क्या स्टांस है सर? हमारा वन साइडेड एफर्ट रहता है हमेशा से, एंड इज देयर एनी होप
कि इनके साथ कुछ बेटर हो सकता है? देखो, when you deal with Pakistan, तो you have to deal with multiple Pakistans. One is the Okay. Pakistan of the people. Okay. That is easy to deal with, and people there are very amicable, very open to Indians. मीन्स द पाकिस्तानीज जो मतलब जब नॉर्मल जो अवाम सिटीजन्स है है। पाकिस्तान के Okay. लोकल सिटीजन्स, यस, मतलब हमें देखने को मिलता है लाइक whatever from Instagram or whatever media we see, Pakistani people are quite supportive. They support the cricketers, they support the music. and they in fact want कि relations stable हो. Hmm. जो दूसरा पाकिस्तान है, that is the Pakistan of the political establishment. True. वो पावर तो है उसके पास, बट रियल पावर्स नहीं है उसके पास. वो कोई भी पॉलिसी बनाता है, कोई भी डिसीजन लेता है, चाहता वो भी है पीसफुल रिलेशंस, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अपने नेबर्स के साथ अनस्टेबल रिलेशंस नहीं चाहेगी. बट अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ पाकिस्तान, उस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स के पास रियल पावर्स है नहीं. और जो तीसरा पाकिस्तान है जिससे हमें डील करना है, वो है पाकिस्तान ऑफ द मिलिट्री. ओके. वो है असली प्रॉब्लम. जब तक वहां पर पावर्स कंसंट्रेटेड रहेंगी, तब तक इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हो पाएंगे पाकिस्तान के. सो इस केस में लाइक शुड इंडिया काइंड ऑफ गिव अप, और क्या मतलब स्टांस रह सकता है फिर इंडिया का? गिव अप करने का तो देखो ऑप्शन नहीं होता है फॉरेन पॉलिसी में. हमारा आज की डेट में सिंपल सा एक स्टैंस है, द टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड. यू गिव अप ऑन टेरर, वी सी दैट यू आर गिविंग अप ऑन टेरर, वी विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू. ठीक है, तो ये चीज बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आर्मी कभी भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस इसलिए नहीं स्टैब्लिश करेगी क्योंकि एक सेंस ऑफ ग्रज है वहां पर कि वो 3-4 फुल स्केल वॉर्स हार चुके हैं इंडिया के साथ. 47, 48, True, 65, 71, फिर कारगिल in 1999. Even now, in the recent example which we take, Sindoor जो ऑपरेशन हुआ था, this was also a state-funded terror. देखो, it cannot be proven कि Okay. it was state funded by Pakistan, but yes, the resistance front जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कैरी आउट किया था, वो एक प्रॉक्सी है लश्कर-ए-तैयबा की. और लश्कर-ए-तैयबा इज एन ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेडक्वार्टर्ड इन पाकिस्तान. उसके अलावा वहां पर जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन भी हेडक्वार्टर्ड है, एंड ऑल ऑफ देम आर टारगेटिंग इंडिया. अब ये एक वाइड स्प्रेड नोन फैक्ट है अबाउट पाकिस्तान दैट पाकिस्तान हैज बीन हार्बरिंग एंड फंडिंग दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. एक थ्योरी ये भी है कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं आई है, ये लश्कर-ए-तैयबा की ही प्रॉक्सी है. वो इसलिए प्रॉक्सीज अब बना रही हैं एलईटी, जैश ए मोहम्मद टाइप्स ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था एफएटीएफ की. तो पाकिस्तान के ऊपर स्क्रूटनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. तो ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टिंग थी, वो थोड़ी लो प्रोफाइल हो गई थी. अब नई ऑर्गेनाइजेशंस निकल कर आई हैं, वही बंदे, काम वही है, बट नाम नया है. ओके, मतलब उन्हीं के काइंड ऑफ लाइक सन्स या कजन ऑर्गेनाइजेशन या मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वैसे बन रहा है. हाँ, वही बंदे, एलईटी वाले ही बंदे उसमें हैं. अच्छा, बस वो नाम चेंज कर ले रहे हैं. ओके, ये फिनोमिनन है. सो इवन इंडिया का जो स्टैंड था, इट वाज नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट पाकिस्तान. हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया भी था, तो हम पाकिस्तान को नहीं टारगेट कर रहे थे. वी हैड टारगेटेड देयर हेडक्वार्टर्स एंड वी हैड अटैक्ड देयर हेडक्वार्टर्स. हमने टोटल 9 जगह टारगेट करी. 9 में से 5 जगह तो पीओके में थी और 4 जगह थी पाकिस्तान में. और उसमें भावलपुर, मुरीद के जैसी जो जगह, ये जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स भावलपुर में माने जाते हैं. ठीक है, और ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने नाम लिए, जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ही टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमने टारगेट किया था. वो जो 9 प्लेसेस हैं, ये इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करती है. ओके, मतलब इन्हीं के सिस्टर डॉटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पुराने हैं एंड वही चलते आ रहे हैं. सो हाँ, मतलब यू आर राइट कि अगर हम we can't just give up because we will always have to take stand against terrorism. We will have to manage them.
ऐसा है। बी इट आर बॉर्डर्स और लाइक इन एनी अदर फ्रंट। अभी एससीओ में भी डिस्कशन चल रहा था, हम इनफैक्ट हर जगह पे जहां पर भी जाते हैं, विच एवर मीटिंग, विच एवर काइंड ऑफ इंटरनेशनल एरिना में अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया ऑलवेज टेक्स अ स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म एंड वी ऑल्सो हैव दैट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। वो तो देखो न्यूक्लियर वेपन्स के केस में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ऐसे भी हम आगे से तो कहीं जाके इनिशिएट नहीं करते हैं, हम आगे से किसी को परेशान नहीं करते हैं। देखो हम तो नहीं करते हैं, बट पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीकी तालिबान पाकिस्तान जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को अटैक कर रही हैं, वो इंडिया फंडेड है। Okay. उनका ये कहना है, बट हम अपने तरफ से लाइक वी आर अ पीस लविंग नेशन, वी ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन वी आर डिस्टर्ब्ड। बात ऐसी है। डिस्टर्बेंस से एक और ये है दैट we share a very good and a kind of very historical relationship with Nepal as well. हम मानते हैं कि ना सीता माता जो है हमारी, वो भी नेपाल से है, जनकपुर की बेटी थी वो। तो what is it कि नेपाल के साथ भी हमारा स्टैंड ऑन ऑफ ही रह रहा है, इवन दो रोटी बेटी का नाता है हमारा उनके साथ, पर फिर भी लाइक व्हाट इज द रीजन कि जिस वजह से हमेशा बार बार नेपाल के साथ भी छोटे छोटे रिफ्ट हो जाते हैं? इट्स अ हिंदू नेशन स्टिल। देखो जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के कुछ साल बाद तक साउथ एशिया में हमारा मेन कॉम्पिटिटर था पाकिस्तान। ओके या बट जब से चाइना का राइज शुरू हुआ है, तब से चाइना इज आवर मेन कॉम्पिटिटर इन साउथ एशिया। 1955 में नेपाल और चाइना के फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए। इंडिया के पहले हो चुके थे नेपाल के साथ, एंड तब से वहां पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा नेपाल में। फिर वहां पर 1990s में जब कम्युनिस्ट वॉर शुरू हुआ, तब चाइना का इन्वॉल्वमेंट वहां पर खूब बढ़ा। ओके 2015 में नेपाल ने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। 2015 हाँ, भी रिसेंट की बात है। राइट राइट हाँ। एंड वहां पर 2015 से लेके अब तक कोई भी एक तो वन साइडेड गवर्नमेंट नहीं आ पाई है, मतलब सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं आ पाई है, एंड सेकंड कोलिशन गवर्नमेंट्स जो भी आई हैं वो कोई भी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाती है, नहीं कर पाई है। अब वहां पर जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज या तो प्रो इंडिया है या प्रो चाइना है। जैसे कि वहां पर नेपाली कांग्रेस है, वो प्रो इंडिया मानी जाती है। CPN UML यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसके लीडर KP शर्मा ओली हैं, वो प्रो चाइना मानी जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस समय वो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। बट फॉर्चुनेटली जिनके साथ वो कोलिशन में है वो नेपाली कांग्रेस है, जो प्रो इंडिया है। तो इट इज अ बैलेंस्ड गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ फॉर इंडिया। फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू यस, बट वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी हाई है कि कितना लंबा ये कोलिशन चलेगा हमें नहीं पता। 2024 में हमने 3 बार गवर्नमेंट्स चेंज होते हुए देखा है वहां पर। तो इसलिए एक तो नेपाल के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो उनका प्रो चाइना टिल्ट है, चाइना का एक ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, वो आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना कर रहा है वहां पे। एंड अभी वेरी रिसेंटली जो काला पानी, लिम्पियादुरी और लिपुलेख वाला जो रीजन है, जो बॉर्डर है, वो ट्राई जंक्शन, उस पे कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ओनली। दिस इज बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली। उसमें ये डिसाइड हुआ था तो रिवर काली जो है वो एक नेचुरल बाउंड्री बनेगी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन द वेस्टर्न साइड। बट जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स है वो अभी भी हो ही रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रीम वेस्टर्न साइड से आकर काली में जुड़ मिल रही है। और नेपालीज का कहना है कि काली रिवर का ओरिजिन उस वेस्टर्न साइड से हो रहा है, तो वो काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख वाला रीजन नेपाल में आ रहा है। ओके, मतलब दे आर ट्राइंग टू क्लेम ऑल जस्ट बिकॉज काली को डिमार्केट कर दिया गया था कि वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्ले करेगा, सो दे आर एक्चुअली टेकिंग इट इनटू पेपर आल्सो। ओके, ऐसा सीन है वो।
सो यहाँ पर चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, लाइक इफ वी सी हमारा कोई भी वट एवर, बिकॉज इट होल्ड्स अ वेरी लार्ज लैंड मास। चाइना अगर हम अपना नेबरहुड का ये देखे भी तो जोग्राफिकल हमारा बाउंड्री भी देखे तो बहुत ज्यादा लैंड मास चाइना भी प्ले करता है। ऑल्दो वी आर नॉट कनेक्टेड, मतलब हम बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते हैं उसके साथ बाउंड्री, बट बाकी कंट्रीज के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है बिकॉज वो सेंट्रल लैंड मास है। तो ये बहुत like what is the role of China in controlling the other neighbors that we talk about? देखो चाइना और इंडिया की अगर हम बात करें तो how the global geopolitical analysts view India-China relations, they see that both these countries are competing with each other in South Asia. But are we competing? Yes, we are competing क्योंकि जैसे नेपाल की हमने अभी बात करी तो नेपाल में एक कंपटीशन कॉन्स्टेंटली चला आ रहा है, इंडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा या चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा। मैंने बात करी वहां पर ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क की, जो लुम्बिनी में आकर एंड हो रहा है, ठीक है, लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। वो क्यों लुम्बिनी में आके एंड हो रहा है? क्योंकि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क अनाउंस करने से पहले इंडिया ने नेपाल को बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट बना लिया था। ओके। और बुद्धिस्ट सर्किट भी लुम्बिनी जाके एंड हो रहा है। ओके। तो ये सिंबॉलिक कंपटीशन लुम्बिनी में आकर शुरू, मतलब नेपाल में लुम्बिनी में वो सिंबॉलिक कंपटीशन रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आई वाज ऑलवेज अंडर द इंप्रेशन कि चाइना इज डूइंग दैट BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो कोशिश कर रहा है वो सिल्क रूट को रिवाइव करने की जो बात कहते हैं। वो तो देखो वो कर रहा है, बट हम उसको काउंटर करने के लिए अपनी कल्चरल रिचनेस को यूज कर रहे हैं। नेपाल में जैसे बुद्धिस्ट सर्किट का में लुम्बिनी को पार्ट बनाया है, तो वो हमारा कल्चरल रिचनेस ही है, तभी तो वो कनेक्टिविटी हम इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो ऐसा वो देखने को मिलता है। मतलब ये फिर एक पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ ही है, डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ है, एंड वी नीड टू कम अप विद द मिडवे ना। इनफैक्ट अभी भी जब लाइक बहुत अभी जो ये SCO की मीटिंग हुई थी जिसमें पुतिन, हमारे PM मोदी एंड शी जिनपिंग जो है, इनकी एक बहुत हार्टी कन्वर्सेशन और मतलब हंसने खीखी वाले वीडियोस बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। सो इज दिस अ साइन दैट देयर कैन बी सम बेटर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज इन फ्यूचर? देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में there are no permanent friends and there are no permanent enemies. True. There are only permanent interests. आज इंडिया का इंटरेस्ट चाइना में है, चाइना का इंटरेस्ट इंडिया में है, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो टैरिफ पे टैरिफ खेले जा रहे हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा उन्होंने एंटी इंडिया पोस्चर लिया हुआ है, जिसकी वजह से रशिया इंडिया तो शुरू से ही थे ही, बट इसमें अब चाइना और इंडिया भी आ गए हैं, तो रशिया इंडिया चाइना नेक्सस स्ट्रांग हो गया है। ओके मतलब कहीं ना कहीं सारी थोड़ी शायद हमारी आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी भी है चाइना के साथ। China is a communist country and we also kind of not in the present government, but ऐसे भी we are a socialist country and same is with Russia. वो भी मतलब socialism को उसने promote किया। हमारी हिस्ट्री रही है ये, बट जैसे हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद से हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ गए। चाइना में भी वो रिफॉर्म्स हुए 1970s में, वो भी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गई, और जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो रशिया ने भी कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लिया। तो वो एक शेयर्ड हिस्ट्री है ऑफ सोशलिज्म, ये हम कह सकते हैं। एंड चाइना एंड इंडिया आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। यस ट्रू। चाइनीज एंड चोलास वगैरह थे यहाँ पर, तो वो अपनी कंटेम्पररी चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करते थे। तो ये सब हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं। चाइनीज ट्रैवलर्स इंडिया में खूब आए, जैसे फाहेन, यूनसांग वगैरह, तो वो एंशिएंट सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। जब इंडिपेंडेंट हुए 1947 में हम, और 1949 में जब वो उन्होंने पावर कंसोलिडेट करी, वो थोड़ा ज्यादा कम्युनिज्म की तरफ थे, हम मिक्स्ड इकोनॉमी थे, ठीक है। बट फिर उसके बाद से तो मतलब गिव अप कर दिया है सोशलिज्म उनने और हमने और उन्होंने भी। और उधर अगर हम रशिया की बात करें तो उन्होंने भी 1991 में। वो तो सर मतलब आई वुड से लाइक नीड ऑफ द आवर है, लाइक यू कांट ऑलवेज फॉलो द सेम आइडियोलॉजी हमेशा, पर एक कोर आइडियोलॉजी होती है ना एक कंट्री की। जैसे हमारे प्रियम्बल में भी सोशलिज्म इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड, सो कोर आइडियोलॉजी आई विल स्टिल कंसिडर दैट वी आर समवेयर इन द सोशलिस्ट डोमेन ओनली।
And also for China, because they also don't believe ideologically कि वो they have power. controlled capitalism. Yes, you can say that. Yes, controlled capitalism. Yeah, true. That can be said. Interesting it is actually. International relations, like अगर हम बात करना शुरू करें तो there are so many dimensions and domains that open up. अगर like how is China a threat then for us? This related to trade and all तो हमारा समझ आया, बट चाइना बहुत कंट्रोल करता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज को भी. श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार हो गया, या जो सबसे पीसफुल कंट्री है भूटान, उसको भी कंट्रोल करता है. मतलब गलवान जो क्राइसिस हुआ वो इसी से रिलेटेड था कि वो भूटान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. तो ये किस तरीके से थ्रेट है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज है, दे आर एट डिस्प्ले एवरीवेयर. असर्टिव चाइना. हाँ, चाइना ने एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिए थे इन द 21st सेंचुरी जब एंटर हुए. आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 46% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर मेड इन चाइना अलोन इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अब वो गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, फॉरेक्स इकट्ठे करता है. फॉरेक्स कहीं तो वो स्पेंड करेगा, वो अकाउंट में रखे रखे क्या करेगा उसको. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे लोन देगा या फिर एड देगा, असिस्टेंस देगा और अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ाएगा. तो डिप्लोमेटिकली वो लोगों को अपने कंट्रोल में कर रहा है. लाइक दैट फ्रेंड जो जबरदस्ती आपको आकर हेल्प कर देगा एंड आप इंडेटेड हो जाएंगे कि बाद में मुझे रीपे तो करना ही पड़ेगा इसे. और वो डेट ट्रैप्स में फंसाएगा आपको, अनसस्टेनेबल डेट्स देके. जब पैसा दे रहा होता है तो पैसा तो अच्छा लगता ही है सबको आता हुआ, तो इस चक्कर में लोग ले भी लेते हैं. अब श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, उसके लिए फंडिंग गया, बट हम्बनटोटा पोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द एलिफेंट इन द रूम. मतलब उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं. ट्रू. जिसकी वजह से श्रीलंका वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाया उसको रीपे करने के लिए चाइना को. और 2022 में वहां पे जो क्राइसिस हुआ वो हमने सबने देखा ही. तो वो मतलब एक टॉक्सिक फ्रेंड का रोल कर रहा है चाइना लिटरली, कि महंगे महंगे ट्रीट, महंगे महंगे जगहों पर वो आपको पार्टी दे रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में आप भी उसको उसी तरीके की पार्टी देंगे. अब यहाँ पर इंडिया का काउंटर हो सकता है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड. फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड. ट्रू. तो like summarizing whatever we have discussed, because अगर हम बहुत ज़्यादा neighborhood policy में अगर हम घुसेंगे तो there'll be so many things. We'll definitely keep on having these discussions. तो what should be like, अगर neighborhood हम देखें भी तो आपको क्या लगता है, like what should be India's stand now? Should it go towards cooperative mechanism, or should it be a competitive mechanism, या एक hybrid mode adopt कर लेना चाहिए इंडिया को? देखो, इंडिया का जो बिग ब्रदर एटीट्यूड था वो तो देखो लार्जली गिव अप कर दिया हमने. एंड को डेवलपमेंट पार्टनर्स अब हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं. एंड ये जो को डेवलपमेंट पार्टनरशिप है ये हम चाहते हैं परमानेंट कोऑपरेशन के साथ हो. परमानेंट कोऑपरेशन क्या है कि हमारा जो रिलेशन है किसी भी कंट्री के साथ वो वहां की पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उस पे डिपेंड ना करे. ट्रू. कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारे रिलेशंस परमानेंट हो, हमारी कोऑपरेशन परमानेंट हो उनके साथ. म्यूचुअल इंटरेस्ट विद द पीपल होनी चाहिए, नॉट विद द पॉलिटिक्स दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री. ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो अभी करंटली है उसमें मोदी गवर्नमेंट का सिंपल सा एक फंडा था कि हमें अग्रेसिवली ट्रेड के लिए इंगेज होना है विद आवर नेबर्स, क्योंकि ट्रेड जो है ना दैट परकुलेट्स डाउन डीप विद द सोसाइटी. यस. और अगर सोसाइटी प्रॉस्परस होएगी ड्यू टू ट्रेड विद इंडिया तो इंडिया के लिए ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होगा. एंड इसी से हम हमारा जो सॉफ्ट पावर है इसको भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. और साउथ एशिया की सबसे बड़ी मतलब पैराडॉक्स ये है कि कल्चरल सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा है, बट डिस्पाइट दीज कल्चरल सिमिलैरिटीज यहाँ पर कनेक्टिविटी आपस में बहुत कम है. वी आर द लीस्ट कनेक्टेड रीजन इन द वर्ल्ड. कनेक्टिविटी एज इन ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस यहाँ पर है.
रोल ऑफ चाइना यहाँ पर एक्टिव रहता है, क्योंकि चाइना फैक्टर इज अ कॉमन चैलेंज इन एवरी नेबरहुड कंट्री ऑफ इंडिया. Okay, so it was indeed a very interesting and a very enriching session. बहुत सारे कुछ ऐसे insights हमको मिले. Thank you sir for enriching us. कि जब हम बात करते हैं neighborhood policies की या any kind of diplomatic relation, especially हमारे neighbors के साथ, तो वो एक luxury नहीं है. It is actually a necessity. And हमें अगर दोस्ती निभानी भी है तो थोड़ी सावधानी के साथ. देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो कोऑपरेटिव अगर हम किसी भी तरीके से फ्लरिश करना चाहते हैं तो देयर शुड बी दैट फीलिंग ऑफ अ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, बिकॉज साउथ एशिया को अगर डेवलप करवाना भी है या अगर इंडिया को भी डेवलप करना है, सो वी नीड everyone's support. अकेले यहाँ से इंडिया आई डोंट थिंक फ्लरिश अकेले कर पाएगा. वी नीड दैट सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल in a very diplomatic, in a very practical and a very prudent way. So let's see how we are evolving as a nation, and it all depends upon the ruling party. In short, सबका साथ, सबका विकास. सबका विश्वास. Exactly. So yes, अर्पित सर ने बहुत अच्छी तरीके से summarize कर दिया, and that is the motto of India, even when we deal with our foreign policies. So thank you so much. Thank you sir for giving your time and sharing your knowledge with us. We will keep coming with more such sessions. Do let us know आपको और कौन से ऐसे topics हैं जिनके बारे में discussion सुनने हैं, जिनके बारे में जानना है. We will try to come up with that. Thank you for being with us, for joining us in this session, and stay tuned with Zen Study for more such engaging, interactive and मजेदार sessions. So take care of all of you. Jai Hind.